हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, राज्य व्यवस्था चल रही थी, क्या चल रही थी? राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो हमने इसमें संविधान सभा तक के टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज से हमको शुरू करना था क्या? प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए प्रस्तावना को और देख लीजिए कि हमें आज क्या पढ़ना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना और इसके बारे में हमको आज गहन अध्ययन करना है, ठीक है। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, प्रस्तावना जो है इसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये उद्देशिका और क्यों ये इतनी ज़रूरी है, ठीक है, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले इसकी हम देखते हैं क्या? पृष्ठभूमि। दोस्तों, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि उस समय पर संविधान सभा के सदस्य थे, बाद में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, उनके द्वारा संविधान सभा की पाँचवीं बैठक जो कि हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब संविधान सभा का टॉपिक चल रहा था। तब इस तिथि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया संविधान सभा में, जिसे हम जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से, ठीक है। इस नाम से हम जानते हैं। ये क्या था दोस्तों? तो ये एक ऐसा प्रस्ताव था जो ये दर्शाता था कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो हम भारतीय नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, यानी उनके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। हम भारतीय नागरिकों को संविधान सभा के सदस्य क्या देना चाहते हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, इन सभी चीज़ों का इसमें वर्णन था, ठीक है। कब रखा गया? ये 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन दोस्तों, हमने जैसा कि कहा कि ये शुरुआती पाँचवीं बैठक ही थी, 5 दिन बैठक ही हुई थी। तो उस समय दो व्यक्ति थे, बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर और एम आर जयकर। कौन? एम आर जयकर, ठीक है दोस्तों, इन दोनों ही व्यक्तियों ने उस समय पे इस तिथि को, इस प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध का कारण क्या था कि अभी इतनी जल्दी क्यों है कि हम उद्देश्य प्रस्ताव रखें, ठीक है। पहले कुछ बैठकें होने देते हैं, पहले संविधान का प्रारूप देख लेते हैं, उस हिसाब से फिर उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया जाए, ठीक है। तो उस दिन फिर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। ये प्रस्ताव क्या हो गया? ठंडे बस्ते में चला गया, ठीक है। आगे एक तिथि आई दोस्तों, 22 जनवरी 1947 की, ठीक है। 22 जनवरी 1947 की। दोस्तों, इस दिन क्या हुआ? इस दिन दोस्तों इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया, ठीक है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो वो क्या बन गई? उद्देशिका। आपको एक याद रखना है दोस्तों कि इसी दिन संविधान सभा के एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, मोहनलाल सक्सेना। कौन थे? मोहनलाल सक्सेना। इन्होंने दोस्तों प्रस्तावना, ये जो उद्देशिका है, इसकी उर्दू भाषा में जो रचना हुई उसको संविधान सभा में पढ़ा था। क्या हुए थे? पढ़े थे। उर्दू भाषा में जो उद्देशिका की रचना हुई थी उसको इन्होंने क्या किया था? रीड किया था, ठीक है। कहाँ? संविधान सभा की बैठक में। किस तिथि में? 22 जनवरी 1947 में। किन्होंने? तो मोहनलाल सक्सेना ने, ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों? फिर आगे एक तिथि आई 17 अक्टूबर 1949, ठीक है दोस्तों। 17 अक्टूबर 1949। दोस्तों, इस तिथि को क्या हुआ? इस तिथि को हुआ ये कि उद्देशिका का नाम बदलकर रखा गया प्रस्तावना, और प्रस्तावना को संविधान में सभी भागों के पहले यानी प्रथम पेज में क्या कर दिया गया? प्रथम पेज में
स्थापित कर दिया गया, वहाँ पे उसको सेट कर दिया गया। ठीक है, यानी उद्देशिका की स्वीकृति हुई थी 22 जनवरी 1947 को, जबकि अभी आप क्वेश्चन देखते होंगे, अभी क्या प्रश्न बनते हैं कि प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो आप क्या लगाते हैं, 22 जनवरी 1947। दोस्तों 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका स्वीकार हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को उस उद्देशिका का नाम बदलकर किया गया प्रस्तावना और इसको संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के सबसे शुरू में, सभी भागों के सबसे शुरू में क्या किया गया है, इसको सेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों तिथि आपको रखना है। अभी तो आंसर ये लेता है, लेकिन अब दोस्तों आप जैसा देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म चल रहा है, सभी में क्या चल रहा है, ट्रांसफर, और अब किसका, शब्दशः राज्य व्यवस्था यानी शब्दशः वर्ड टू वर्ड पॉलिटी का जमाना आ रहा है। तो अब जो पूछा जाएगा उसका आंसर ये लिया जाएगा आगे आने वाले समय में, आप ये लिख कर रखिए। ठीक है, कौन सा, 17 अक्टूबर 1949। तो दोस्तों ये 3 तिथि आपको याद रखना है, एक तो 13 दिसंबर, एक ये 22 जनवरी, एक तो ये 17 अक्टूबर। प्रस्तावना से संबंधित आपको ये तीनों तिथि अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आपको जैसा कि अभी प्रस्तावना दिखाई गई थी दोस्तों, इन प्रस्तावना का अध्ययन तो हम करेंगे, अभी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या देखी, तिथि देखी। ठीक है दोस्तों, अब हमने बताया कि जब ये प्रस्ताव आया था, जब कोई भी प्रस्ताव आता है दोस्तों, तो उसमें संशोधन चर्चा होती है, चर्चा के दौरान संशोधन भी आते हैं, कुछ संशोधन स्वीकार किए जाते हैं, कुछ संशोधन खारिज किए जाते हैं। तो हमको देखना है कि जब प्रस्तावना संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तब कौन कौन से प्रस्ताव आए और किन किन व्यक्तियों ने इन प्रस्तावों को रखा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, पहले व्यक्ति थे एच.वी. कामत। कौन थे दोस्तों, एच.वी. कामत। ठीक है, ये क्या चाहते थे दोस्तों, ये चाहते थे कि प्रस्तावना में कहीं पर भी ईश्वर शब्द को जोड़ दिया जाए। किसको जोड़ दिया जाए, ईश्वर शब्द को जोड़ दिया जाए। कौन चाहता था, एच.वी. कामत। ठीक है, ये व्यक्ति चाहते थे कि प्रस्तावना में ईश्वर शब्द को जोड़ दिया जाए। ठीक है, फिर एक व्यक्ति थे दोस्तों रोहिणी कुमार चौधरी। ठीक है, ये क्या चाहते थे दोस्तों, ये चाहते थे कि ईश्वर शब्द नहीं, हमारे जो विश्व का जनन हुआ है, वो कहते हैं ना कि नारी शक्ति से हुआ। किससे हुआ है, नारी शक्ति से हुआ है। इसलिए रोहिणी कुमार चौधरी चाहते थे कि प्रस्तावना में आप देवी शब्द को जोड़ दीजिए। किस शब्द को जोड़ दीजिए, देवी शब्द को जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर एक व्यक्ति थे दोस्तों ब्रजेश्वर प्रसाद। ब्रजेश्वर प्रसाद दोस्तों, ये व्यक्ति चाहते थे कि प्रस्तावना में जो शुरू में कीवर्ड दिए हुए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र और गणतंत्र जैसे वर्ड का उल्लेख है, तो आप पंथ निरपेक्ष भी डाल दीजिए, क्योंकि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, इसलिए अभी से उसमें पंथ निरपेक्ष वर्ड डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों इस पंथ निरपेक्ष वर्ड को उस समय तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन आगे अभी आप पढ़ेंगे कि 1976 में इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसको। तो आपको याद रखना है कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किन्होंने रखा था, तो ब्रजेश्वर प्रसाद ने रखा था। ठीक है दोस्तों, फिर एक व्यक्ति थे सिब्बल लाल सक्सेना। कौन थे, सिब्बल लाल सक्सेना। दोस्तों ये व्यक्ति चाहते थे, संविधान सभा के सदस्य थे ये सब। ठीक है, ये व्यक्ति चाहते थे दोस्तों कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी जैसे शब्दों का उल्लेख किया जाए, महात्मा गांधी का उल्लेख किया जाए, क्योंकि गांधी जी के ही प्रयासों से हमें आज ये मौका मिला है कि हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, हम स्वशासन की नींव रख रहे हैं। तो ये चाहते थे कि महात्मा गांधी जैसे शब्दों का उल्लेख कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रस्ताव रखे गए, इनमें से ये 3 खारिज हो गए, ये 3 खारिज हो गया। खारिज तो उस टाइम पर ये भी हो गया दोस्तों, लेकिन ये आगे चलकर 1976 में जोड़ दिया गया। ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम इस दिशा पर पहुँचे कि 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना जब से जुड़ी थी भारतीय संविधान में, तभी से ये प्रश्न उठ रहा था कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं।
संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। और 22 भाग में कहीं पर भी प्रस्तावना का जिक्र नहीं है। हमने कहा सभी भागों के पहले पेज में क्या लिखा है, प्रस्तावना लिखी है, संविधान का जो पहला पेज, ठीक है। तो प्रस्तावना के लिए लेकर प्रश्न उठ रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ठीक है। तो इसको लेकर दोस्तों 1958 में एक केस हुआ बेरूबारी संघ का, जिसको हम जानते हैं बेरूबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। दोस्तों इस केस का रिजल्ट आया 1960 में। ये जो केस था दोस्तों, ये केस देखिए अमूमन जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी, जबकि ये जो ये बेरूबारी लिखा है दोस्तों, ये किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा, ये एक स्थान है उसका नाम लिखा है, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या था, जब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ था बांग्लादेश, यहाँ था पाकिस्तान, यानी इसको हम जानते थे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से, इसको हम जानते थे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। दोस्तों तो ये सीमा का एक ऐसा क्षेत्र था दोस्तों जिसको लेकर जब से ये विभाजन हुआ तभी से विवाद चला आ रहा था, तभी से क्या हो रहा था, विवाद चला आ रहा था। तो नेहरू और नून का समझौता हुआ कब, 1958 में नेहरू नून का समझौता हुआ और इस क्षेत्र को बांग्लादेश को देना क्या किया गया, मंजूर किया गया। लेकिन दिक्कत ये उठ रही थी दोस्तों कि जो हमारे संविधान का प्रथम भाग है, जहाँ पर लिखा है कि संसद को ये शक्ति होगी कि किसी नए राज्य का प्रवेश कर सके भारतीय संघ में, या फिर भारतीय संघ के किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सके और नए राज्यों का गठन कर सके। लेकिन दोस्तों इस भाग में ये कहीं भी उल्लेखित नहीं था कि भारतीय संसद को ये अधिकार, मतलब संघ को, सरकार को ये अधिकार होगा कि वो भारत के किसी हिस्से को किसे दे दे, अन्य देश को दे दे, ये उल्लेखित नहीं था। तब ये प्रश्न उठा कि क्या ऐसा इसे देने के लिए, इस सीमा क्षेत्र को देने के लिए बांग्लादेश को संविधान में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। तो राष्ट्रपति ने फिर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी और ये हुआ कि संशोधन होगा, ठीक है। आगे चल के आप देखेंगे तो मोदी जी ने 100वां संशोधन शायद करके ये क्षेत्र दिया भी, ठीक है। कब से ये केस चल रहा था, 1958 से। इसी केस में प्रस्तावना का भी जिक्र हुआ था, तब ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, ये कह दिया गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं, ठीक है, ये बोल दिया गया। आगे चल के एक केस आया बोम्मई वाद। कौन सा केस आया, बोम्मई वाद, SR बोम्मई थे ये, इनके नाम से एक केस आया, ठीक है। वहाँ पर भी क्या कहा गया, वहाँ पर कहा गया कि संविधान का भाग है, यहाँ यानी स्वीकार कर लिया गया कि संविधान का भाग है, ठीक है। अब ठीक है, संविधान का भाग है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये प्रश्न भी उठा। तो दोस्तों फिर केस आया केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। इसके पहले दोस्तों एक केस आया था, यहाँ पे बीच में लिखिए आप, गोलकनाथ। कौन सा केस आया था, गोलकनाथ। दोस्तों इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है अपरिवर्तनीय है, यानी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रस्तावना जो है शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, यानी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जानते हैं दोस्तों, ये तो केस हार गए थे लेकिन इतिहास रच कर गए थे। केशवानंद भारती इस केस को हार गए थे लेकिन इतिहास रच के गए थे। यहाँ पे एक ऐसा निर्णय दिया गया जो आज भी अपने आप में अतुलनीय है, ठीक है। इस केस में भारत की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच का गठन भी हुआ था, ठीक है। 13 न्यायाधीशों की बेंच का गठन हुआ था और उस समय पे दोस्तों 14 ही न्यायाधीश होते थे, ठीक है, 14 ही न्यायाधीश होते थे सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। बस क्या नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा जो है संविधान का, मूल ढांचा जो है संविधान का वो बाधित नहीं होना चाहिए, वो बाधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तब से आज तक क्या होता है कि प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं, बस मूल ढांचे में क्या नहीं होना चाहिए, संशोधन बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रश्न ये कि संविधान का भाग है या नहीं, तो दोस्तों क्लियर रहना है, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है,
ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, सबसे महत्वपूर्ण है क्या? प्रस्तावना। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपको केसों के बारे में बता दिया गया। अब देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेखित है, प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेखित है। ठीक है, पहले मैं आपको प्रस्तावना के बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा, फिर हम पढ़ेंगे क्या? प्रस्तावना। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेखित है, तो दोस्तों हमने आपको जैसे कि इमेज दिखाई थी, एक बार फिर देख लीजिए आप। ठीक है, प्रस्तावना देखो दोस्तों शुरू किस वर्ड से हो रही है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो दोस्तों कहा जाता है कि संविधान का जो स्रोत है, संविधान का स्रोत है वो क्या है? भारत की जनता। कौन है? भारत की जनता। क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लोकप्रिय कहा जाता है, जनप्रिय कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे उसमें लिखा है हम भारत के लोग। आज फिर लास्ट में क्या लिखा है? आज स्थिति को संविधान को आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं, ऐसी शब्दावली उल्लेखित है। यानी संविधान बनाने वाला कौन? भारत की जनता। कौन है? भारत की जनता। यानी बनाने वाला ही तो उसका स्रोत होता है दोस्तों। तो संविधान का स्रोत कौन हो गया? भारत की जनता। ठीक है, फिर क्या है? संविधान का स्वरूप दिया है दोस्तों। संविधान का स्वरूप जिसको हम बोलते हैं किस नाम से? भारत के स्वरूप के नाम से भी। क्या स्वरूप दिया है? कि भारत जो है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। ठीक है, इसका मतलब हम आपको इंडियन पॉलिटी के कीवर्ड सीरीज में बता दिए थे। पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, समाजवादी होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, लोकतंत्र होगा, और गणराज्य होगा यानी गणतंत्र होगा। ठीक है, फिर क्या दिया है? शासन के उद्देश्य यानी संविधान के दोस्तों उद्देश्य भी दिए गए हैं। कौन कौन से उद्देश्य दिए गए हैं? न्याय दिलाना है। किसको न्याय दिलाना है? भारत की जनता को। ठीक है, फिर क्या दिया है? स्वतंत्रता दिलानी है, लिबर्टी दिलानी है। क्या दिलानी है? लिबर्टी दिलानी है। और क्या करना है? बंधुता बढ़ाना है। और क्या करना है? तो दोस्तों भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। इस प्रकार से शासन के उद्देश्य भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या क्या मिलता है? संविधान के स्रोत, संविधान का स्वरूप यानी भारत का स्वरूप, शासन के उद्देश्य या फिर संविधान के उद्देश्य। ठीक है, और क्या मिलता है दोस्तों? तो संविधान के लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि। ठीक है, लागू होने की तिथि जो कि दी हुई है 26 नवंबर 1949। दोस्तों हमने आपको बताया था इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 आर्टिकल लागू हुए थे। आंशिक रूप से लागू हुआ था क्योंकि औपचारिकता निभानी थी कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए हम चाहते थे कि संविधान इस तिथि को ना होकर आने वाले 2 महीने बाद जो ये शुभ दिन है इस दिन लागू हो। तो उस दिन फिर 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए, बाकी के आर्टिकल किस दिन लागू हुए? इस दिन। लेकिन दोस्तों जब बात हो लागू होने की तिथि क्या प्रस्तावना में लिखी है? तो लिखी है ना, भले आंशिक रूप से लागू हुआ हो, लागू तो हुआ है। तो आपको ये 4 चीज़ें किससे मिलती हैं? संविधान की प्रस्तावना से। ठीक है दोस्तों, किससे मिलती हैं? संविधान की प्रस्तावना से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब हम इससे संबंधित कथन, इससे संबंधित कथन दोस्तों क्या देखेंगे? प्रस्तावना से संबंधित किसने क्या कहा। ठीक है, किसने क्या कहा? तो दोस्तों एक व्यक्ति थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी, जिनका कहना था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान की कुंजी है। क्या है? कुंजी है, या फिर जन्म कुंडली है। क्या है? जन्म कुंडली है। दोस्तों क्यों? क्योंकि हम क्या बताएं आपको कि जवाहरलाल नेहरू ने किस नाम से रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। यानी संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण कर रही है उस संविधान में क्या क्या चीज़ें होंगी, हम भारत की जनता को क्या क्या देना चाहते हैं, यानी उद्देश्यों का वर्णन है। यहीं से संविधान का क्या हुआ? आगे जन्म हुआ, यानी आगे भागों की रचना हुई। आपको एक मोटे तौर पर बता दिया गया कि ये चीज़ें आपको आने वाले भागों में दी जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो गई? कुंजी या जन्म कुंडली। ठीक है, कुंजी यानी की
क्या की, संविधान की, ठीक है, ताला चाबी, ठीक है, संविधान हो गया ताला, लेकिन ये की जैसे ही आप लगाओगे वो खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है। जन्म कुंडली, कुंडली में क्या होता है, आपके बारे में कुछ मोटे मोटे तौर पर कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है, कुंडली में जन्म कुंडली जो बनती है, ठीक है। तो वही हुआ ना कि संविधान के भागों के बारे में मोटे मोटे तौर पर कहाँ बताया गया है, प्रस्तावना में, ठीक है। तो ये क्या हो गई, जन्म कुंडली हो गई, ठीक है। फिर एक व्यक्ति थे कृष्णा स्वामी अल्लादी अय्यर, ठीक है दोस्तों। इनका कहना था कि प्रस्तावना जो है वह हमारे दीर्घकालिक विचारों की रूपरेखा है, ये कहते थे। क्यों कहते थे दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों कि आर्य समाज जिसका गठन 1875 में हुआ था, तब से आर्य समाज कहते आ रही है कि भारत भारतीयों के लिए है। फिर 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, फिर अधिकारों की मांग शुरू हुई, कई चीज़ों की मांग शुरू हुई, आगे चलते चलते फिर हमको ये मौका मिला दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और जो जो चीज़ें प्रस्तावना में लिखी हुई हैं दोस्तों, इन्हीं की मांग उठती थी। यही मांगा जाता था कि भारत पूर्ण स्वराज्य हो, ठीक है। पहले तो 1929 तक क्या मांगा जाता था, डोमेनियन स्टेट। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार कहा था कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए, ठीक है, औपचारिक रूप से कहा था, ठीक है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की मांग कब से रखी जा रही है, तो 1929 से, बहुत पहले से, संविधान के निर्माण के बहुत पहले से। लोकतंत्र बनने के लिए हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, गणतंत्र बनने के लिए हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, यानी जो भी प्रस्तावना में वर्णित है ये हम दीर्घकाल से सोचते हुए आ रहे हैं। वही इनका कहना है कि प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालिक विचारों की रूपरेखा है। क्या है, दीर्घकालिक विचारों की रूपरेखा, ठीक है दोस्तों। फिर एक व्यक्ति आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों, फिर एक व्यक्ति आते हैं ठाकुरदास भार्गव। कौन आते हैं, ठाकुरदास भार्गव। दोस्तों ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या है, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना संविधान का गहना है। क्या है, संविधान का गहना है, ठीक है, संविधान का गहना है। किनका कहना है ये, ठाकुरदास भार्गव का। इसलिए प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, या संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बता दी गई किसके बारे में दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। क्या है उपयोगिता प्रस्तावना की, क्यों रखा गया, क्यों लिखी गई प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना क्यों लिखी गई। तो उपयोगिता में देखेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे केस सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं जिनमें अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है, संविधान की व्याख्या करना। क्या काम है, संविधान की व्याख्या करना। कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय फंस जाता है, तब वो देखते हैं किसको, प्रस्तावना को, कि प्रस्तावना में हमारे संविधान सभा के सदस्य हम भारतीयों को क्या देना चाहते थे, और उसके अनुसार फिर वो उन अनुच्छेदों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। फिर क्या करते हैं, उन अनुच्छेदों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। ये था उद्देश्य। यहाँ पे क्या है, उद्देश्यों का वर्णन भी है। यहाँ पे आप मोटे तौर पे ये भी जान सकते हैं कि इनमें कौन कौन से उद्देश्य हैं, या हम भारतीय नागरिकों को क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसी थी संविधान की उपयोगिता, ठीक है दोस्तों। और क्या है संविधान की प्रस्तावना में, तो और ये है दोस्तों कि हम क्या करेंगे, हमारे क्या ध्येय हैं, या हम किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रस्तावना में लिखी हुई है ना, सामाजिक न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे, बंधुता बढ़ाएंगे, ठीक है। और क्या लिखा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, ठीक है। मतलब हम क्या हैं,
ठीक है, हमारे ध्येय क्या है, हम क्या हैं, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, हम क्या देना चाहते हैं, मतलब हमारे ध्येय क्या हैं, तो लोगों में न्याय देना, लोगों में लिबर्टी देना, लोगों में बंधुता बढ़ाना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। हम किस दिशा में जा रहे हैं ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी प्रस्तावना। अब हमको क्या देखना है, प्रस्तावना में जो वर्ड लिखे हुए हैं उन वर्डों का सीरियल या उन शब्दों के बारे में। ठीक है, तो कुछ शब्दों के बारे में तो हम आपको इंडियन पॉलिटी के कीवर्ड में बता दिए हैं, लेकिन अभी भी हमको बहुत सी चर्चा करनी है। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये बोला गया कब, तो ये बोला गया केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, बस संविधान के मूल ढांचे का क्या ना हो, उल्लंघन ना हो, ये कहा गया दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ, कभी ऐसा मौका आया कि संशोधन हुआ हो? तो दोस्तों ये मौका आया था 1976-77 में। 1976-77 में एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है, एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है। प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो आपको याद रखना है एक ही बार संशोधन किया जा सकता है। क्या संशोधन हुआ था दोस्तों, तो वही जो ब्रजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने की मांग की गई थी, तो वही धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। और क्या किया गया था दोस्तों, तो समाजवादी शब्द को भी संविधान में जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द को भी संविधान में जोड़ा गया था। और क्या किया गया था, तो दोस्तों आप देखेंगे जब प्रस्तावना जो आपको शुरू में दिखाई गई थी, तो वहाँ पे क्या लिखा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में क्या लिखा था, राष्ट्र की एकता को बचाए रखने के लिए। अब क्या लिखा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, यानी क्या वर्ड जोड़े गए, अखंडता वर्ड जोड़ा गया। ठीक है, तो 3 नए शब्द जोड़े गए कब, जब पहला संशोधन हुआ प्रस्तावना में। कौन सा संशोधन था, 42वां संशोधन था। 42वां संशोधन था, किस समिति की सिफारिश में आया था, ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश में आया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ अहम बातें। अगली वीडियो में हमको देखना है प्रस्तावना की जो शब्दावली है उनके बारे में। ठीक है, तो उसके पहले मैं अभी आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। संविधान सभा के सदस्य जो भारत की भूमि से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भारत की भूमि, हे भारत की भूमि, वर्षों का तप सहकर इस दिशा में हम आए हैं, वर्षों का तप सहकर इस दिशा में हम आए हैं, नागरिकों को अधिकार देने, नागरिकों को अधिकार देने, राष्ट्र की अखंडता बचाने आए हैं, राष्ट्र की अखंडता बचाने आए हैं। अब ना नजर लगने देंगे इस भारत को, अब ना नजर लगने देंगे इस भारत को, राजतंत्र से नहीं निर्वाचित होकर लोकतंत्र से हम आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।